पीएम मोदी की मौजूदगी में आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में चुने गए 50 से 60 नामों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ के लिए भी जारी हो सकती है 35 नामों की दूसरी सूची। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की 4 घंटे चली मैराथन बैठक में 100 सीटों पर चर्चा। 80 पुराने चेहरों को फिर मिल सकता है मौका। आज फिर होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आज दिल्ली में शरद पवार के घर विपक्षी गठबंधन के नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। 14 सदस्यों की समिति करेगी सीट शेयरिंग पर चर्चा। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी। रामपुर सहित कई जगहों पर आईटी टीम का एक्शन। अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा। 11 बस यात्रियों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। गुजरात से तीर्थ यात्रियों को मथुरा लेकर जा रही थी बस। राजस्थान में वैट कीमतों को लेकर पेट्रोल पंपों की 2 दिन की हड़ताल। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल। यूपी में वकीलों की आज फिर से हड़ताल। अदालतों के काम पर पड़ेगा असर। श्रीलंका को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। 214 रन के जवाब में 172 रन पर आउट हुई श्रीलंका की टीम। कुलदीप यादव ने झटके 4। और चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकेंड न्यूज की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर भी लग सकती है मुहर। शरद पवार के आवास पर आज इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा संभव। मुंबई में हुई बैठक में बनाई गई 14 सदस्यीय समन्वय समिति। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बुखार होने की वजह से समन्वय समिति की बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे जेडीयू अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के तमाम नेता भी बैठक में शामिल हुए। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आने वाले थे। जब पता चला भीड़ ही नहीं आ रही तो दौरा स्थगित कर दिया। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बनी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख भंवर जितेंद्र सिंह का दावा। कांग्रेस के पक्ष में 200 सीट पर जीतने का माहौल। बीजेपी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। विपक्ष के पीएम कैंडिडेट पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जो भी विपक्ष का पीएम उम्मीदवार होगा वो आज के पीएम से ज्यादा ईमानदार होगा और मेहनती होगा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान। अब तक इंडिया गठबंधन की सभी बैठक सफल रही है। देश को भय के माहौल से बाहर निकालना लक्ष्य। एक्स पर पोस्ट कर किया दावा। बीजेपी को देश के गुस्से का अंदाजा। एनसीपी पवार गुट के नेता क्लाइड क्रास्टो का बयान। विपक्षी गठबंधन इंडिया का उम्दा प्रदर्शन। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 7 में से 4 सीटें जीती। आने वाले दिनों में और सीटों पर मिलेगी जीत। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक पर कहा, नहीं कह सकता कि सीटों के बंटवारे पर होगी बात। ये तय है इंडिया गठबंधन एक कदम और आगे बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक का बड़ा बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पहला मुद्दा यह है कि हम एकजुटता के साथ चुनाव लड़े और चारों राज्यों में चुनाव जीते। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भीलवाड़ा में कहा, प्रधानमंत्री जी ने आज तक 9 सालों में कभी प्रेस वार्ता कर ये नहीं बताया कि कितने वादे पूरे किए गए हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि मोदी के साथ देश की 140 करोड़ जनता है। ये सामने वाले को तय करना है कि कौन सामने लड़ेगा। विपक्षी गठबंधन की 3 बैठक में 3 मुख्यमंत्री नाराज होकर चले गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश को हिंदू विरोधी बताया। नीतीश पर साधा निशाना। कहा, गजनी फिल्म के एक्टर की तरह आधी बातें उन्हें याद रहती है, आधी भूल जाते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का बयान। 2017 में केपी मौर्य के नेतृत्व में 80% विधानसभा सीट जीती। हार को लेकर एसपी नेता शिवपाल ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा था।
और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। 23 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। सेब समेत कई अमेरिकी सामान की इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव से सियासी उबाल। कई दलों के नेताओं ने विरोध किया। जून में भारत अमेरिका के बीच लंबित विवादों को खत्म करने पर बनी थी सहमति। अमेरिकी उत्पादों की इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर निशाना। कहा, देश में सेब की कमी नहीं, फिर भी सरकार क्यों करना चाहती है आयात। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान। कश्मीर के सेब दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं। कैलिफोर्निया के अखरोट ने हमारा व्यापार चौपट किया। फैसला कहीं न कहीं मेड इन इंडिया का मजाक। सेब की इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव का सीपीआईएम ने किया विरोध। एमवाई तारगामी ने कहा, अमेरिकी सेब का आयात शुल्क काफी कम कर दिया, अब हमारे सेब उत्पादक कहां जाएंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि मोदी जी ने अमेरिकी किसानों को उपहार दिया है, अपने देश के किसानों पर चाबुक चलाया है। 5 लाख से ज्यादा सेब किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। सेब और अखरोट की इंपोर्ट ड्यूटी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस को लगता है कि वो कुछ भी कहेंगे और वो बात बिक जाएगी। कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की गई। बेदखली के मामले पर एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। कहा, सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। अजमल का दावा, 24 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लालू यादव के खिलाफ केंद्र सरकार का आरोप पत्र। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, हम अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। बीजेपी राजनीतिक साजिश के तहत ये सब कर रही है। सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक मामलों पर एडीआर की रिपोर्ट। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, करीब 40% सांसदों पर क्रिमिनल केस है, जिनमें 25 पर गंभीर मामले हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। हम चाहते हैं दागी नेता सदन में ना पाए। बीजेपी के ही ऐसे कई सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले, जबकि बीजेपी वाले दूसरे दलों को ज्ञान देते हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने उठाए सवाल। जिन सांसदों पर आपराधिक मामले, क्या ऐसे नेताओं को फिर से टिकट मिलना चाहिए? क्या ऐसे नेताओं को संसद में बैठने का अधिकार है? कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अपराधी नेताओं के संरक्षण का आरोप लगाया। एडीआर की रिपोर्ट पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ब्रजभूषण, कुलदीप सेंगर, जिनमें आनंद जैसों की राजनीति में कोई जगह नहीं। आज से गुजरात विधानसभा के सत्र की शुरुआत। पेपरलेस विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज ही लॉन्च की जाएगी गुजरात ई असेंबली। मराठा आरक्षण पर हो रहे विवाद पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, मनोज जारांगे पाटिल की सुनी जाएगी बात। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मराठा आरक्षण पर हो रहे आंदोलन को लेकर मंत्री गिरीश महाजन बोले, मनोज जारांगे को कई बार दिया आरक्षण मामले पर आश्वासन। मामले का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। टीडीपी नेता अदारी किशोर कुमार ने विशाखापट्टनम में प्लेन के अंदर प्रदर्शन किया। टीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका खारिज। हाउस अरेस्ट में रखने की अपील थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर कौशल विकास निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा। आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड। रामपुर समेत यूपी के 6 शहरों में छापेमारी से हड़कंप मचा। अल जौहर ट्रस्ट को लेकर छापेमारी। रामपुर में घर पर मौजूद हैं आजम खान। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को आज ईडी ने किया तलब। टीएमसी नेता डॉक्टर शशि पांजा ने कहा, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में अभिषेक ना जाए, इसलिए उन्हें बुलाया गया है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद नुसरत जहां से ईडी ने की पूछताछ। कोलकाता के ईडी दफ्तर में नुसरत से धोखाधड़ी मामले में पूछे गए सवाल। ईडी ने नुसरत जहां को किया था तलब। मोनू मानेसर के समर्थन में उतरी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कहा, अगर मोनू मानेसर ने कुछ गलत नहीं किया तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बनना चाहिए। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला ने उठाए सवाल। नूह में कहा, मोनू मानेसर को 27 जुलाई को ही करना चाहिए था गिरफ्तार। समय रहते गिरफ्तारी होती तो मेवात में नहीं होती घटना। रॉबर्ट वाड्रा के G20 को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, राहुल विदेश भाग गए और वहां से जहर उगल रहे। ये लोग कहां से ये सब सीखते हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से कहा कि हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। पटियाला में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार लाइनमैनों से मिले शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया। कहा, सत्ता में आने से पहले मान खिंचवाते थे बेरोजगार लोगों के साथ तस्वीरें। अमृतसर में आज आम आदमी पार्टी की रैली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे संबोधित। पंजाब के उद्योगपतियों के साथ भी करेंगे मीटिंग। सारागढ़ी दिवस पर फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। समागम में हुए शामिल। कहा, सारागढ़ी जंगे मेमोरियल का निर्माण करवाएगी सरकार। यूपी में एसपी नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, झूठे इवेंट, चुनाव और वीवीआईपी की आवाभगत में लगे प्रशासन के पास जनता की सुरक्षा के लिए समय कहां। यूपी के मुरादाबाद में एसपी सांसद एसटी हसन का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पर निशाना। कहा, हम भी मानते हैं पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन ने जो जमीन हड़पी उस पर भी बोले। यूपी के सुल्तानपुर में निषाद राज पार्टी के नेता संजय निषाद की बीजेपी सांसद वरुण गांधी को नसीहत। कहा, अपनी बात कहने के लिए सदन होता है, संसदीय बैठक में आवाज उठाइए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर लगाया आरोप। राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य से कर रही खिलवाड़, मिलावटी सामान देकर वोट बटोरना चाहती है। अशोक गहलोत का कोटा दौरा रद्द होने पर बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल का दावा। बिना इजाजत चंबल रिवर फ्रंट बनाने का मुद्दा उठाया, इसलिए दौरा रद्द किया गया। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं देश से जुड़ी कुछ खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़, नरहल्ला इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग हो गई। एक आतंकवादी ढेर, सेना का एक जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए एनकाउंटर में गोली लगने से एक स्निफर डॉग की भी मौत। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आज राष्ट्रपति लॉन्च करेंगे आयुष्मान भव्य ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आयुष्मान योजना के लाभार्थी डाउनलोड कर सकेंगे आयुष्मान कार्ड। G20 शिखर सम्मेलन पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। कहा, आजादी के बाद का बिगेस्ट मोमेंट। भारत की अध्यक्षता में G20 ने दुनिया भर में अमीर छाप छोड़ी। सर्दियों को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, कई संस्थाओं और एक्सपर्ट ने सुझाया एक्शन प्लान। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के 13 जगह चिन्हित किए गए। बीजेपी नेता दिलीप घोष का पलटवार। इंडिया गठबंधन की बैठक तो हर महीने हो रही है, क्या इस वजह से किसी को नहीं बुलाएंगे? ईडी की जांच में सहयोग के लिए जाना पड़ेगा, ये एक प्रक्रिया है। ममता बनर्जी का स्पेन दौरा। 3 दिवसीय बिजनेस समिट में लेंगी हिस्सा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्पेन दौरे के दौरान बंगालियों से भी करेंगी मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मंडी बोर्ड के भवन का उद्घाटन किया। कृषि भवन का भी शिलान्यास किया। कहा, बढ़ेगा व्यापार, 1.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का राजस्थान दौरा। जैसलमेर लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। जैसलमेर शहर के प्रबुद्ध लोगों से भी संवाद किया। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस नेता भरत सिंह का गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा, बहुत बार बेईमानी, लोगों को बचाना ही सरकार की मजबूरी, लेकिन मैं मजबूर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में कहा, रिसर्च और डेवलपमेंट देश के विकास के लिए आधारभूत जरूरत है। तेज गति से भागती दुनिया के साथ तालमेल बैठाने में होगा मददगार। लखनऊ विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल। विधानसभा के बिल्कुल करीब उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर। लोक भवन में भी होगा एनएसजी की मॉक ड्रिल। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में सनातन धर्म पर सियासी घमासान से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। सनातन धर्म पर टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का बयान। किसी धर्म की नहीं करते आलोचना। अगर कोई हमारे धर्म को चुनौती देगा तो करारा जवाब उसको मिलेगा। चेन्नई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने की एडीजीपी से मुलाकात। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर की शिकायत। स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी वाले बन रहे सनातन धर्म के ठेकेदार, जबकि मोदी सरकार में 2416 मंदिर तोड़े गए।
अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान, कहा सनातन पर टिप्पणी कर समाज में जहर घोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को सनातन से क्या है समस्या। उद्धव ठाकरे के अयोध्या को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज बोले, गठबंधन के नेताओं में लगी सनातन धर्म के खिलाफ बोलने की होड़। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा सभी धर्मों और मान्यताओं का किया जाना चाहिए सम्मान, किसी भी धर्म या आस्था पर सवाल उठाना भारत की गरिमा के खिलाफ। डीएमके शिक्षा मंत्री पवन मोदी के सनातन धर्म वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। तरुण चुग बोले, मुंबई एजेंडे के तहत देश के अंदर सनातन और भारतीयता पर हो रहे हैं हमले। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई में एफआईआर। मेरा रोड पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला। आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा उदयनिधि के बयान से सामने आया गठबंधन का सच। डीएमके नेता ने वो भाषा बोली जो हिटलर किया करता था इस्तेमाल। सनातन मामले पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का बयान, आजकल तमिल भाषा के बहुत ज्ञाता हो गए हैं। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, समाज को बांटना तो बीजेपी का काम है। और अब 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी अहम खबरों की बात करेंगे। उम्र कैद की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की याचिका मंजूर। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता कर रहे पटाखों की बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी की मांग। पिछले कुछ सालों से एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक है। राजद्रोह कानून की वैधता पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना केंद्र सरकार का सुनवाई टालने का अनुरोध। कोर्ट ने कहा इस पर कम से कम 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। और अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों को 9 सेकंड न्यूज में। बजरंग दल के मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। नू में सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त, हालात ना बिगड़े इसके लिए पुलिस फोर्स तैनात। मोनू मानेसर को पुलिस ने किया कोर्ट में पेश। पेशी के बाद कोर्ट में मोनू को राजस्थान पुलिस की रिमांड में सौंपा गया। अब उससे राजस्थान पुलिस करेगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के दमोह में आईटीआई कार्यकर्ता ने की आत्मदाह की कोशिश। जिला पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे अधिकारी। ओडिशा के गजपति जिले में चौंकाने वाला मामला। लड़की को मृत मानकर किया गया अंतिम संस्कार। परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने से लोग थे नाराज। प्रयागराज के अहद अहमद का पीसीएस में चयन हुआ। अहद को पहली ही कोशिश में मिली कामयाबी। परिवार में खुशी का माहौल। कर्नाटक के मांड्या में किसान संघ का प्रदर्शन। किसान संघ के सदस्यों ने कावेरी नदी में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के दमोह में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। बसोर समाज का आरोप। राजस्थान के सीकर में 2 सितंबर को बाबा ने किया उनकी जाति का अपमान। छतरपुर में भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बसोर समाज के लोगों में भी धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी पर जताई है आपत्ति। उत्तराखंड के 117 मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत। लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। सरकार लागू करने जा रही मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। लखनऊ में मदरसा बोर्ड की समीक्षा बैठक। मदरसा नियमावली में संशोधन पर चर्चा। 240 मदरसों की मान्यता रद्द करने की खबरों को बताया अफवाह। जमशेदपुर में हनुमान मंदिर परिसर में पेड़ से निकल रहा पानी। पिछले कई दिनों से जमशेदपुर में नहीं हुई बारिश, फिर भी पेड़ से रिस रहा पानी। लोग बता रहे हैं चमत्कार। ग्वालियर के गुना में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। भोपाल से जयपुर जा रहा था हेलीकॉप्टर। मौसम खराब होने की वजह से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले पर घमासान जारी। मेरठ में नाराज वकीलों ने किया हंगामा। रजिस्ट्री ऑफिस कराया गया बंद। यूपी के गोंडा में टेंपो पलटने से हादसा हो गया। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 7 लोगों की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे थे लोग। बिहार के बक्सर में पुलिस ने पकड़ा शराब का जखीरा। कंटेनर में लदी करीब 40 लाख रुपए की शराब की गई जब्त। राजस्थान से पटना ले जाई जा रही थी शराब। भारत और दक्षिणी कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे। 50वीं वर्षगांठ पर ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में संगीत समारोह का आयोजन।
संगीत समारोह में भाग लेने के लिए शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचे कोरियाई पॉप कलाकार औरा और फ्राइडे कार्यक्रम में पहुंचे। एबीपी न्यूज ने की कोरियाई पॉप स्टार औरा और फ्राइडे से खास बातचीत। दोनों ने भारत के खाने की तारीफ की, हिंदुस्तान की संस्कृति को भी सराहा। मध्य प्रदेश के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने दिव्यांग छात्र को सौंपा लैपटॉप और किताबें। यूपीएससी की तैयारी कर रहे कृष्ण कुमार बनना चाहते हैं कलेक्टर। अब 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। ओडिशा के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कटक, सोनपुर, कंधमाल समेत कई इलाकों में हो सकती है बहुत भारी बारिश। भारी बारिश के कारण लखनऊ में अंबेडकर पार्क का एक हिस्सा गिरा। अथॉरिटी के चेयरमैन का बयान, भारी बारिश की वजह से समस्या पैदा हुई, भविष्य में रिटेनिंग वॉल बनाने पर होगा काम। यूपी के महोबा में इंटर कॉलेज के अंदर भरा पानी। कॉलेज परिसर में करीब 3 फीट पानी भरा है। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से बिगड़े हालात। यूपी के बाराबंकी में मंडल कमिश्नर गौरव दयाल का दौरा, जलभराव वाले इलाके का निरीक्षण किया, बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत की। बाराबंकी शहर में कई इलाकों में बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित। जमुरिया नाले के किनारे पर बसी लाखों की आबादी प्रभावित। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के मौके पर नए संसद भवन में तिरंगा फहराया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विशेष सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले औपचारिक तौर पर तिरंगा फहराने की योजना बनाई जा रही है। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ही हर निर्माणाधीन इमारत में पूजा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार संसद की नई इमारत में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम भी रखा गया है और ये कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, तो 17 सितंबर को नई संसद में तिरंगा फहराया जाएगा। और विकास भदौरिया इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, और क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? आयुषी, जो संसद भवन है उसके 3 प्रवेश द्वार हैं। उसमें से एक प्रवेश द्वार है गज द्वार, जहां पर गजराज की मूर्ति लगी हुई है। और उसी के सामने अहाते में पीडब्ल्यूडी की तरफ से विश्वकर्मा पूजा के मौके पर तिरंगा फहराने की योजना बनाई गई है। विश्वकर्मा पूजा के बाद ये तिरंगा फहराया जाएगा और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। आपको पता है कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र होना है। उससे ठीक एक दिन पहले संसद की नई इमारत के बाहर, गज द्वार के बाहर अहाते में ये तिरंगा फहराया जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जिसमें 28 पार्टियां शामिल हैं और अलग अलग सूबों में सियासत करने वाली इन पार्टियों का एजेंडा भी अपने सूबे के मुताबिक ही है। कई मामलों में ये एजेंडा आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसा ही मामला सनातन धर्म को लेकर है, जिस पर डीएमके के तेवरों ने दूसरे दलों को डरा दिया है। सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, उनसे क्या पूछते हैं? अरे लोगों का फ्री होते हैं, अपना व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे छोड़ो ना। और मोदी ने कहा है कि 26 जो पार्टी एक साथ आई है वो सनातन को अपोज करने के लिए आई। ऐसा किसने कहा? देखा नहीं है, बाद में देखूंगा। और तमिलनाडु के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन पोन मुडी, उनका ये कहना है, एक रिएक्शन ले सकते। कोई सवाल पर छल्ला गया, कोई गोलमोल जवाब देने लगा, तो कोई सवाल से ही कन्नी काटने लगा। ये विपक्ष के गठबंधन इंडिया के नेता हैं, जिन्हें सनातन पर पूछे गए सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि इसी गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी डीएमके ने फिर सनातन को टारगेट किया। तमिलनाडु सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने जो कहा, उससे इंडिया गठबंधन फंस गया है। பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது करीब हफ्ते भर के भीतर सनातन पर डीएमके का ये तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह कहा। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन को एड्स की तरह बताया। अब पोनमुडी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। द्रविड़ विचारधारा की लाइन लेंथ वाली डीएमके की ओर से सनातन पर ऐसे बयान चौंकाने वाले नहीं हैं। लेकिन उनके आक्रामक बयानों की आंच इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को परेशान कर सकती है।
ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बीजेपी ने डीएमके के बयानों के बहाने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सवाल सोनिया गांधी जी से है। पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए और विस्तार से पूछा था, आप खामोश क्यों हैं? रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, और आप खामोश हैं। इंडिया गठबंधन ने सनातन के बहाने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की चिंता यह है कि कहीं बीजेपी उनके खिलाफ 2024 चुनाव तक सनातन विरोधी एजेंडा न खड़ा कर दे। सनातन के खिलाफ लगातार अटैक करके डीएमके तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ही हिसाब किताब देख रही है, लेकिन अगर सनातन पर उसके टारगेट जारी रहे तो इंडिया गठबंधन के दलों को खासकर हिंदी बेल्ट में दिक्कत हो सकती है। 10 हिंदी भाषी राज्यों में 225 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से अभी 187 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी ने तो राजस्थान के चुनावी रण में सनातन मुद्दे को गरमाना भी शुरू कर दिया है। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। सनातन कंट्रोवर्सी पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया, उसके नतीजे भी इंडिया गठबंधन को चिंता में डालने वाले हैं। सर्वे में सवाल पूछा गया कि उदयनिधि के सनातन उन्मूलन के बयान का असर क्या होगा। अब जवाब क्या मिला है वो आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए दिखाते हैं। देखिए, इंडिया को फायदा होगा ऐसा मानने वाले 16% हैं। 43% को लगता है कि इससे इंडिया को नुकसान पहुंचेगा, और एनडीए को फायदा पहुंचाने वाले लोग यानी 14% कह रहे हैं कि इससे एनडीए को फायदा होगा, और एनडीए को नुकसान कहने वाले यहाँ पर 4% हैं, और 23% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। तो जाहिर है सनातन विरोधी नैरेटिव खड़ा होने से डीएमके का कुछ नहीं जाता, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का है घाटा। शायद इसीलिए गठबंधन के बाकी दलों के नेता सवाल पूछने पर विफल रहे हैं। आपको किसने भेजा हमसे सवाल पूछने? मुझे किसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? मुझे किसी ने भेजा था पूछने की। मैं तो आप तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, तो मुझसे क्या पूछते हैं? जो गठबंधन के दूसरे लोग हैं वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अरे लोगों का फ्री होते हैं, अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये उनका बयान है, उनके प्रतीक उपमाओं के पक्ष में हम कभी नहीं रहे। सनातन पर डीएमके के तेवरों ने गठबंधन के बाकी दलों के सामने असहज स्थिति पैदा कर दी है। ये मुद्दा इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की बैठक में उठना तय था, लेकिन मीटिंग ही टल गई। बात करेंगे नीतीश कुमार के सुहाने सपनों की। दरअसल दक्षिण में सनातन वाला विवाद इंडिया गठबंधन को डरा रहा है, तो उत्तर से नेतृत्व की चुनौती गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रही है। इंडिया गठबंधन का चेहरा आखिरकार कौन होगा, इससे लेकर विपक्षी नेता मौन हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को गठबंधन का पीएम फेस बनाने की आवाज बुलंद कर दी है। प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार कैसा हो? अभी लोकसभा चुनाव दूर है, विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, अभी तो गठबंधन के घोषणा पत्र पर चर्चा भी नहीं हुई है। ये बुनियादी काम होने से पहले विपक्षी गठबंधन में पीएम पद की रेस शुरू हो गई। इस बार आवाज उठी है पटना से। नीतीश कुमार ने चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक के दूसरे दिन नीतीश को उनके समर्थकों ने पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीतीश कुमार जब बनेंगे, जिस तरह बिहार चमका है उसी तरह हमारे देश को चमकाएंगे। 2024 में मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर गठबंधन के नेता खामोश हैं, लेकिन नीतीश के खेमे में लगातार उनके समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हो, आज तक किसी माई का लाल साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी पर कोई उंगली उठा। नीतीश के समर्थक बता रहे हैं कि उनके नेता को लंबा प्रशासनिक अनुभव है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, विपक्षी गठबंधन खड़ा करने में अहम भूमिका रही है। यानी कुल मिलाकर नीतीश में वो सब कुछ है जो एक पीएम उम्मीदवार में होना चाहिए।
हालांकि गठबंधन के दूसरे दल लोकतंत्र का हवाला देकर इस विवाद को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। हमारे पास लल्लन सिंह जी या नीतीश कुमार जी या ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी, हमने हमेशा कहा इंडिया अलायंस में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। हमारे पास चॉइस है प्रधानमंत्री पद के लिए। दरअसल इंडिया गठबंधन के दल फिलहाल नेतृत्व वाले सवाल में नहीं पड़ना चाहते। विपक्षी पार्टियों के रणनीतिकार 2024 की लड़ाई को चेहरों की लड़ाई नहीं बनने देना चाहते। विपक्ष मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना चाहता है। इसीलिए विपक्षी नेता सामूहिक नेतृत्व और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर विपक्ष ने चेहरे का ऐलान किया तो चुनाव प्रेसिडेंशियल स्टाइल के हो जाएंगे। इससे विपक्षी खेमे में भी असंतोष बढ़ेगा। इसीलिए विपक्षी खेमा नेता कौन होगा, इस सवाल से बचना चाहता है। ये मीडिया वाले झगड़ा बढ़ाने के लिए बोलते हैं। आवाज कहाँ से उठा? नीतीश कुमार खुद तो नहीं बोला, हम इसको नहीं मानते हैं। ये पहली बार नहीं जब इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर आवाज उठी है। मुंबई बैठक से एकदम पहले कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के लिए, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए आवाज बुलंद की, तो अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे का नाम भी उनकी पार्टी के नेताओं ने उछाला था। ये आवाजें उठी, शांत हो गईं। अब पटना से नीतीश के समर्थन में आवाज उठी है, तो एनडीए नेताओं को सवाल पूछने का मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री कैसा हो? लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है तो कौन नेतृत्व करेगा? 3 बैठक में 3 मुख्यमंत्री नाराज हो गए और सब लोग इस उम्मीद से आते हैं कि शायद इनको मुख्यमंत्री से कुछ प्रमोशन मिलेगा। प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, कम से कम कैंडिडेट तो बन जाए। भाई, जिनमें बिहार का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है वो देश का नेतृत्व कैसे करेंगे? बिहार की बदहाल परिस्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात देखिए, बच्चों को दूसरे प्रदेशों जाना पड़ता है शिक्षा रोजगार के लिए। तो जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का भला नहीं कर पाए वो देश का भला कैसे करेंगे? विपक्षी दिग्गजों को एक मंच पर लाने की शुरुआती पहल नीतीश ने की थी। इसीलिए चर्चा नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की थी, लेकिन अब तक ये हुआ नहीं। ऐसे में क्या नीतीश समर्थक अपने नेता का नाम पीएम पद के लिए उछालकर गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं?